सबसे पहले बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की। हाँ जी दोस्तों, टीओआर की एक और फाइनल होगी मीटिंग और उसके बाद रूपरेखा तैयार और आगे के काम शुरू। आखिर क्या है आज अखबारों की सुर्खियां। और कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा कंक्लेव जिसमें सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए चिंता जताई और उनके लिए फंड कैसे इकट्ठा हुआ, उसके ऊपर माननीय रक्षा मंत्री का आप बयान सुनिए। और जहां तक हमारे सेना के जवानों का प्रश्न है, बहनों भाइयों क्षमा कीजिएगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट लाइन, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, वह यदि हम सबको यदि कोई प्रोवाइड करता है, हमारे देश को यदि प्रोवाइड करता है तो हमारे सेना के जवान ही करते हैं। और वह केवल नौकरी करने के लिए सेना में भर्ती नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेके। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने स्क्रीनशॉट देखे होंगे, चाहे जी न्यूज हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, एनडीटीवी हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, न्यूज 18, ईटी न्यूज, सभी ने अपनी हेडलाइंस में दिया है कि 8वें वेतन आयोग में संभावित के बाद अप्रैल में फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो जो प्रस्ताव दिए हैं वो कौन कौन से मंजूर होंगे और उसके बाद आयोग के गठन होने के बाद अपना कार्रवाई शुरू करेगा। अब इसमें विस्तार चर्चा के लिए मैं बात करना चाहूंगा सबसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंडल के 8वें वेतन आयोग की घोषणा की, जिसमें 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। अब सीधा किस प्रकार का लाभ मिलेगा, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए वेतन संरचना, आखिर आपका वेतन कितना बढ़ेगा, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, आपके भत्ते कितने बढ़ेंगे, अब ये सारा डिपेंड करेगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। आप फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं तो 1.92 से 2.57 के ऊपर के बीच का एक पीरियड दे दिया है कि भाई इसके बीच में फिटमेंट फैक्टर होगा, तो वो आप समझ सकते हो। उभरते घटनाक्रम में संदर्भ की शर्तें, यानी अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जो मीटिंग है फाइनल, वो एक बार आपकी जेसीएम काउंसिलिंग के साथ मीटिंग होगी, जिसमें शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि जो हमने मांगे रखी हैं उनमें उन्होंने कितना मांगे मानेंगे या नहीं, क्या होता है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारी जो संभावित शर्तें थी, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टीओआर को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल 2025 तक पूरा तैयार हो जाएगा। नेशनल काउंसिल संयुक्त परामर्श तंत्र ने अपना प्रस्ताव टीओआर को प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने संरचित वेतन संशोधन, बेहतर प्रगति, कैरियर, पेंशन लाभ की वकालत की गई है। एनसी जेसीएम शिवगोपाल मिश्रा ने अंतिम रूप देने से पहले एक औपचारिक चर्चा का आग्रह किया है कि आप जो भी फाइनल करते हैं एक बार हमसे और चर्चा कर लें। वेतन और भत्ते का पुनर्गठन, उन्होंने कहा है चाहे आर्मी पर्सन हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, केंद्र शासित के और हो, अखिल भारतीय को ये देखना होगा कि उनकी कैरियर प्रोग्रेशन के साथ साथ और उनके लिए अकॉर्ड फॉर्मूला है जो उन्होंने कहा है 15वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश को आपको उसका पैटर्न पर बदलने पर विचार किया गया है। महंगाई भत्ता अंतिम राहत, उन्होंने कहा जब महंगाई भत्ता आए तो उसको भी आपको विलय करने के लिए यानी मर्ज करने की बात की है। पेंशन सुधार और सेवानिवृत्ति लाभ, उन्होंने कहा पेंशन के साथ ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन योजनाओं में संशोधन के लिए कहा है और 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए भी आपने पुरानी पेंशन का ध्यान रखना होगा। पेंशन समायोजन अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष का प्रस्ताव किया है और जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष पर वेतन वृद्धि होगी। उन्होंने कहा है कि ओपीएस की बात की है, उन्होंने कम्यूटेशन रिकवरी की बात की कि जो 15 साल का प्रावधान करके आप 12 साल करिए और 5 साल जो पेंशन वृद्धि है 65 साल के बाद उसको आप मंजूर किए, क्योंकि वो फाइनल स्टेज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 80 साल के बाद हमें 20% पेंशन का लाभ मिलता है और ये 20% का लाभ 5, 10, 15, 65, 70 और 75 की जगह मिलना चाहिए ताकि सबको ये आर्थिक लाभ पहुंचेगा। इस पर जरूर बात बनेगी दोस्तों, ये बात पक्की है। उन्होंने चिकित्सा एवं कल्याण के लाभ की बात की। 8वें वेतन आयोग के संरचना में कहा है कि अध्यक्ष संभवतः कोई वित्त विशेषज्ञ होना चाहिए और 2 सदस्य होंगे वो प्रशासनिक और आर्थिक विशेषज्ञ होने की अपेक्षा है।
जैसा उन्होंने वेतन आयोग का ऐतिहासिक विवरण बताया कि 7वें वेतन आयोग में कितना समय लगा था, कितने से कितना बढ़ा, 6वें से में कितना बढ़ा, 5वें में कितना बढ़ा, चौथा में कितना बढ़ा, तीसरे में कितना बढ़ा, दूसरे में कितना बढ़ा और पहले में कितना बढ़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। वेतन वृद्धि, बेहतर भत्ते, पेंशन सुधारों के साथ ये पहल से उपभोक्ता खर्च, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि मुद्रास्फीति के दबाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी, सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि सरकार राजकोषीय जिम्मेदारी और कर्मचारी कल्याण के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि 8वें वेतन आयोग अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। सबसे बड़ी बात है, यानी सारी चीज आपकी सुनी जाएगी, फिर सरकार ये सोचेगी कि सरकार के ऊपर आर्थिक व्यय यानी आर्थिक दबाव कितना होगा और उसके बीच में कोई एक रास्ता निकाला जाएगा। और इसी को बोलते हैं कि रिकमेंडेशन आयोग तो देगा लेकिन फाइनल सरकार करेगी, ये बात पक्की है। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, यानी अप्रैल में टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसमें खास पॉइंट है आपके 5% पेंशन बढ़ोतरी कम्यूटेशन को लेकर के। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि एक बार हमसे और मीटिंग होनी चाहिए, यानी फाइनल करने से पहले। बिल्कुल जबरदस्त दबाव की बात है। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा कि रक्षा मंत्री जी ने बड़ी उम्मीद से कहा है, जैसा कि आपने उनके भाषण को सुना होगा। आप जानते होंगे, व्यक्ति होता है तो व्यक्ति के अंदर एक व्यक्तिगत भी स्वाभिमान होता है। कभी कभी परिवार यदि बहुत बड़ा होता है, नामी ग्रामी परिवार होता है, तो एक परिवार का भी स्वाभिमान होता है। व्यक्ति के अंदर समाज का भी स्वाभिमान होता है। वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी भाव होता है। यदि दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत अपने देश की तरफ, अपने देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है, उस समय हर मनुष्य, हर नागरिक के अंदर जो स्वाभिमान जागृत होता है वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता है, वह पारिवारिक स्वाभिमान नहीं होता है, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। तो सचमुच हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में यदि कोई भूमिका निभाता है तो हमारे सेना के जवान वो भूमिका निभाते हैं। ये बात सही है, सभी शहीद नहीं होते, लेकिन यदि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जिम्मेदारी यहां पर है, खड़े हैं, तो कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। युद्ध ना हो फिर भी -30, -40, -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े ही रहना है अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, यह कोई कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। तो क्या उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? उन्होंने कहा, यदि हम आज चैन से सो पा रहे हैं तो इसके पीछे सीमा पर खड़े वो सैनिक जिम्मेदार हैं। हमारी सुख सुविधाओं में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बिजनेस, सब कुछ हमारे सैनिकों के त्याग और बलिदान के कारण ही संभव हो पाता है। ऐसे में उन सैनिकों परिवारों के बारे में चिंता करना हमारी नेशनल ड्यूटी बन जाती है। यह समाज आप सभी समर्थ और कैपेबल लोगों से कुछ अधिक की उम्मीद करता है। मुझे विश्वास है कि आप उनकी उम्मीदों को न केवल कायम रखेंगे बल्कि उस पर खरे भी उतरेंगे। तो दोस्तों, ये CSR कॉन्क्लेव थी जो कल ही हुई है और वहां पर उन्होंने स्वाभिमान की बात की कि जवान अपनी जान यूं ही नहीं देता है, क्यों, उसके अंदर वो स्वाभिमान आता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान। यानी किसी को इंडिविजुअल स्वाभिमान होता है, परिवार का स्वाभिमान, जात का स्वाभिमान होता है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वाभिमान है वो सेना के जवानों में ज्यादा होता है। वो अपनी यूनिट के लिए, अपने नाम और नमक निशान के लिए, देश के तिरंगे के लिए जान दे देते हैं। भले लड़ाई रोज न हो, लेकिन आपने देखा होगा कि माइनस टेम्परेचर में खड़े रहते हैं, हर परिस्थितियों में डटे रहते हैं, पूरा समर्पित होते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने जो भाषण कहा है वो आप सुन सकते हो कि इनका जो बलिदान है वो अद्भुत है, ऐसा किसी का नहीं। दोस्तों, आज उन्होंने बहुत अच्छी बात की, चाहे पूर्व सैनिकों और उनका परिवार हो, समाज की और देश की भी उनके प्रति जिम्मेदारी बन जाती है। भले वो कुछ न मांगे, लेकिन हम भी ये देखते हैं कि नहीं, उनका भी एक जीवन का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। आप इस भाषण को सुन सकते हैं। आज की यही थी 2 बड़ी खबरें। धन्यवाद।
और मैं समझता हूं कि लोग अच्छी तरह इस सारी चीजों को समझते हैं और बहुत बड़े राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन जो लोग सीमाओं पर रहते हैं वो कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कर रहा है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, तो मैं समझता हूं समाज की भी जिम्मेदारी उसके प्रति बनती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो अथवा पब्लिक सेक्टर हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, कारपोरेट सेक्टर ने और समाज के भी अन्य लोगों को। मैंने देखा है कि जिनका कोई बिजनेस नहीं है ऐसे लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मोबाइल के माध्यम से भी अब कंट्रीब्यूशन लोगों का कुछ पहुंचता है कि नहीं? पहुंचता है ना। माने सामान्य वर्ग से भी जो लोग आते हैं अब वो मोबाइल के माध्यम से भी कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। माने डीबीटी सिस्टम जो ये चल गया है, ये भी मुझे लगता है कि इससे बढ़ना चाहिए वही ये अमाउंट हम लोगों का। लेकिन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। जैसे आप अपने कल्याण के लिए किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ का आप निर्वहन करते हैं, पालन करते हैं, वैसे समाज के कल्याण के लिए, इस देश के कल्याण के लिए भी हमको अपने दायित्व का निर्वाह करना है। यह एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी के अंदर है, बस एक बार केवल उसे जागृत करने की जरूरत होती है, दिशा देने की जरूरत होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा कर्नल जे सिंह ने बतलाया कि पहले कितना कंट्रीब्यूशन था, 42 करोड़ था, इस बार 75 हो गया। अच्छा, 75 कम है। 2025 में होना चाहिए तो कम से कम 100 करोड़ तो होना ही चाहिए, इससे कम क्या होगा। लेकिन चलिए इस बार नहीं हो पाएगा तो मैं मानकर चलता हूं कि अगली बार यदि होगा तो मोर देन 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आप सभी का होगा। आज जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है उनको भी मैं पुनः अपनी तरफ से उन सब के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं, और जिन लोगों ने नहीं किया है, करने लायक है, उनके प्रति भी सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा, किन्हीं कारणों से कोई यहां मौजूद हो या न हो, लेकिन जहां तक हम लोगों की अपील पहुंचेगी और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लोगों को होगी तो निश्चित रूप से उनका कंट्रीब्यूशन होगा।